नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो जो हम लोग शूट करने जा रहे हैं मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं का यहाँ पर चर्चा होगा। और बहुत ज्यादा जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगातार परीक्षा में बनने की उनकी संभावना रहेगी, उन्हीं सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बच्चों, ये याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में भारत में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। इसकी डेट भी आ गई है, 7 चरणों में ये चुनाव होंगे और इस चुनाव को पूरा कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो निर्वाचन आयोग की होगी। तो निर्वाचन आयोग यहां पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो निर्वाचन आयोग हमारा है, इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर एक तो लोकसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है और इसके साथ ही है विधानसभाओं के, चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा हो उसके चुनाव कराते हैं कि इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका जो गठन किया जाता है, ये गठन संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार किया जाता है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, यह निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। संविधान में बिल्कुल इसका उल्लेख है। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 324 में। इसके बाद ये जान लीजिएगा कि जब पहली बार निर्वाचन आयोग बनाया गया था तो वो तारीख था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को पहली बार इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ और इसीलिए बच्चों हम लोग हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस। याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय इलेक्शन डे, नेशनल इलेक्शन डे कहो या नेशनल वोटर डे कहो, ये राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज अ फाउंडेशन एनिवर्सरी ऑफ नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को जब बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को, तो वह एक, यहां पर इस आयोग में सिर्फ एक ही मेंबर होता था, या इसको कह लो कि यह एक सदस्यीय संस्था होती थी और जो यह एक मेंबर होता था वही इस आयोग का हेड होता था और सब कुछ वही देखता था। हमारे देश में जो सबसे पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बने थे वो सुकुमार सेन थे। तो सुकुमार सेन नाम याद रखना, पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुकुमार सेन हमारे देश के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत में चुनाव होना शुरू हुआ, लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने लगी संस्था। काफी लंबे समय तक मांग हो रही थी कि इस निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए, क्योंकि एक आदमी इसमें अपना पूरा का पूरा एकाधिकार रखता था और शक्तियों का थोड़ा बहुत दुरुपयोग भी करता था। फाइनली 1989 में पहली बार, याद रखिएगा 1989 में पहली बार इस संस्था को बहुसदस्यीय बनाया गया और उसमें 2 अन्य सदस्यों को भी ऐड किया गया। जो 2 अन्य सदस्य बाद में ऐड हुए इनको इलेक्शन कमिश्नर बोला गया और जो एक सदस्य पहले से थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और इसमें डाल दिए गए। लेकिन ये प्रोसेस लंबे समय तक नहीं चल पाया। थोड़े ही दिनों में संस्था को दोबारा एक सदस्य बना दिया गया और फिर फाइनली 1993 में बच्चों याद रखना, नियम कानून बनाकर इस संस्था को पूरी तरीके से बहुसदस्यीय कर दिया गया। और अब 1993 से लेकर अब तक यह निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था के रूप में काम कर रही है। इस संस्था के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु तक, या फिर, या यहां पर आप समझ लेना
ये जो कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, किसी भी मेंबर का जो पहले हो जाएगा, अगर उसका कार्यकाल 6 वर्ष पहले हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा, या तो फिर उसकी उम्र 65 वर्ष पहले हो जाएगी तो वह अपने पद से हट जाएगा। इन सभी सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनका रिकमेंडेशन कौन करेगा, कौन इन सदस्यों के बारे में बोलेगा राष्ट्रपति को कि भाई आप इनको नियुक्त करिए। तो निर्वाचन आयोग के सदस्य, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचक आयुक्त हो, उन सभी की नियुक्ति एक बहुसदस्यीय समिति के सुझाव पर होता है। और इसी पर थोड़ा सा विवाद चल रहा था हमारे यहाँ। क्या था, इसको अच्छे से समझिएगा। एक बहुसदस्यीय समिति होती है, और ये जो बहुसदस्यीय समिति होती है बच्चों, इसमें 4 मेंबर डाले जाते थे पहले। एक होता था भारत का प्रधानमंत्री, एक होता था कोई कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी एक ले लेंगे यहां से। इसके बाद एक हमारे सीजीआई साहब होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक यहां पर लीडर ऑफ अपोजिट या विपक्ष का नेता हो जाएगा। इन चारों लोगों को मिलकर डिसाइड करना होता है कि किस व्यक्ति को हम निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेंगे। फिलहाल मोदी सरकार ने इस कानून में बदलाव किया, और इस कानून में ये जो समिति है, इस समिति से एक व्यक्ति को यहां पे बाहर कर दिया, और वो थे सीजीआई। तो अभी 3 सदस्य मिलकर, पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष नेता, ये 3 लोग मिलकर निर्वाचन आयोग के सदस्यों को रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, और विपक्ष का नेता, फिलहाल ये 3 लोग मिलकर निर्वाचन आयोग के सदस्य घोषित करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे पास जो निर्वाचन आयोग था, उसके 2 जो अन्य आयुक्त थे, वो दोनों पद खाली हो गया। एक व्यक्ति रिजाइन दे दिया और एक का कार्यकाल पूरा हो गया। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था उसमें, जो मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार। तो 2 पद खाली थे, उन्हीं दोनों पदों पर अभी फिलहाल नियुक्ति हुई है। और वो 2 नाम कौन है, उनको जानने से पहले आप जान लीजिए कि इन दोनों नामों को रिकमेंड कौन करता है। तो ये 3 लोग मिलकर, अभी पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष नेता, इन तीनों ने मिलकर ये 2 नाम यहां पे सजेस्ट किए, और उसका नाम है सुखवीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार। तो बच्चों, आज के क्वेश्चन, जो आज का पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है सुखवीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार। ये 2 हमारे नए अन्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। इसके अलावा हमारे देश का जो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नाम राजीव कुमार है, याद रखिएगा। तो इस समय इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर हैं, राजीव कुमार, सुखवीर सिंधु और गणेश कुमार है। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का राज्य बना है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये जो यूसीसी है, ये बहुत ज्यादा दिनों से चर्चा हो रहा है। यूसीसी का मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संविधान का आर्टिकल 44 कहता है, अंडर डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, उनके अंतर्गत आर्टिकल 44 में लिखा गया है कि राज्य यानी सरकारें कोशिश करेंगी सभी भारतीय नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराने की। बच्चों याद रखने, भारत के नागरिकों को 2 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, एक फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत और एक डीपीएसपी के अंतर्गत। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं, इसको सरकार या राज्य को देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। लेकिन डीपीएसपी में जो अधिकार मिले हुए हैं, ये सरकार अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। आप जबरदस्ती सरकार से इन अधिकारों को मांग नहीं सकते। तो हमारे यहाँ
संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो तो हमको मिलते ही हैं, लेकिन डीपीएसपी के अधिकार मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। उन्हीं डीपीएसपी अधिकारों में एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44। ये कानून ये बताने की कोशिश करता है कि भारत में एक ऐसा कानून हो जाए जो सभी नागरिकों के लिए एक समान रहे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय कहीं का भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो सारा यानी कि सभी लोगों के ऊपर जो कानून होगा वो एक जैसा होगा। यूसीसी को काफी पॉपुलैरिटी मिली जब इसको लागू किया था पहली बार गोवा ने। तो गोवा भारत का पहला राज्य बना था जिसने अपने यहाँ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया था। अभी काफी सालों के बाद यूसीसी एक बार फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद लगातार इस बात पे जोर डाल रही है कि हम पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे। लेकिन यूसीसी लागू होने से कुछ धार्मिक समुदाय या एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ लोग नाराज हुए, कहे कि नहीं भाई, हर धर्म का अपना संस्कृति है, हर धर्म का अपना नियम कानून है, तो आप सभी लोगों के ऊपर एक जैसा कानून नहीं बना सकते। इन्हीं सभी बातों के बीच उत्तराखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहां से यूसीसी कानून पास करके लागू कर दिया। तो यहां पर आप याद रखिएगा, उत्तराखंड ऑप्शन में उत्तराखंड है, और ये फिलहाल मार्च में यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। और उत्तराखंड के बारे में एक बात याद रखना, इस राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश के जो 13 जिले थे जो पहाड़ों में आते थे, उन्हीं पहाड़ी 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड के नाम से इसको 9 नवंबर सन 2000 को बनाया गया। शुरू में इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड को दो मेन एरियाज में बांटा जाता है। जो हिमालय के बहुत ऊपरी वाले हिस्से हैं या जहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनको कुमायून हिमालय या कुमायूं हिमालय वाला रेंज कहते हैं, और जो थोड़े नीचे पहाड़ हैं जहां की ऊंचाई कम है वो गढ़वाल उत्तराखंड या गढ़वाल हिमालय कहलाता है। तो ये उत्तराखंड के बारे में आप याद रखिएगा। और एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला ये भारत का दूसरा राज्य बना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है। काफी दिनों से हमारे यहां एक बात चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब बच्चों ये है कि हमारे देश में जो बार बार चुनाव होते हैं उन सभी प्रक्रियाओं से हमें मुक्ति मिले, और देश में सिर्फ एक बार चुनाव हो और फिर आफ्टर जो फिक्स टाइम है उसके बाद फिर दोबारा हो, और पूरे देश में जो चुनाव प्रक्रिया हो ये बिल्कुल एक साथ हो। यानी एक देश में बस एक चुनाव होगा, फिर 4-5 सालों बाद फिर वही चुनाव होगा। तो एक देश एक चुनाव का यहाँ पर क्या उदाहरण है, जैसे ऑप्शन देखिए कि इसको लागू करने से हमको क्या फायदा हो सकता है। तो राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देना है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना है, सभी राज्यों में मतदान के लिए एक राष्ट्रीय अवकाश करना है, चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन है। तो इस पूरे ऑप्शन के हिसाब से एक राष्ट्र और एक चुनाव की जो ये अवधारणा है बच्चों, इस अवधारणा का सीधा सीधा मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव। यानी कि जो ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2024 में, इसके साथ ही अगर सभी राज्यों की विधानसभा का भी चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि सभी लोग तो वोट डालेंगे ही, तो जब वो बूथ पे जाएंगे तो लोकसभा का एक वोट डालेंगे और एक वोट अपने विधानसभा का डाल देंगे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे बन सकता है करंट अफेयर्स में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इफेक्टिवली समझने के लिए या भारत में क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसको लागू करने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति का हेड कौन है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमिटी है जो सर्वे कर रही है क्या इंडिया में ये पॉसिबिलिटीज हैं इसकी या ये हो सकता है, इसका हेड, तो इसके हेड हमारे पूर्व राष्ट्रपति
अभी जो राष्ट्रपति है, इनके ठीक पहले राष्ट्रपति जो थे, उन्हीं की लीडरशिप में इसको बनाया गया है। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा बच्चों, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन समिति बनाई गई है। और ये समिति इस बात की खोज करेगी कि क्या भारत में इस तरह की संभावनाएं हो चुकी हैं कि हम लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ करा सकें। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, अभी लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में कर लिया था। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो बच्चों, यहां पे जो एक क्वेश्चन था कि 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो पहले तो आप ये जान लेना कि ये 2024 अब तक का पहला ऐसा वर्ष है जिसमें एक साथ 5 लोगों को, याद रखना बच्चों, 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न है क्या? भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और 94 में इन्होंने पहली बार भारत रत्न की बात किया और उसी साल से भारत रत्न दिया जाना शुरू किया गया है। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। वो 3 लोग थे सी राजगोपालाचारी। तो पहले आदमी जो भारत रत्न प्राप्त करते हैं वो सी राजगोपालाचारी थे। उसके बाद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के भी पद पे रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी आगे चलकर बने, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। इसके बाद सीवी रमन, इन 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया। अभी बात यहां पर है कि 2024 में भारत रत्न किसे किसे दिया गया है। तो 2024 में बच्चों याद रखिएगा, मैंने अभी बताया 5 लोगों को मिला है। ये 5 लोग कौन कौन है? तो सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उसके बाद फिर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव ये भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसके बाद हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भी भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा भारत रत्न बीजेपी के दिग्गज लीडर एल.के. आडवाणी या लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। और एक और यहां पर भारत रत्न दिया गया बिहार के भूतपूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को। तो कर्पूरी ठाकुर, इनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है जो मर चुके हैं। ये 4 लोग जो मर चुके हैं उनके नाम फिर से देख लीजिएगा, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन की मौत इसी वर्ष पिछले वर्ष 2023 में हुई है, और कर्पूरी ठाकुर। एकमात्र जीवित व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया वो एल.के. आडवाणी थे। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लो कि 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को दिया गया है। तो चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जाट नेता, और इनके जन्मदिन को हम लोग इंडिया में 23 दिसंबर को मनाते हैं एज ए राष्ट्रीय किसान दिवस। तो किसानों के बड़े नेता थे, जाटों के बड़े नेता थे, ये किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है, याद रखना। इनके पोते चौधरी जैन सिंह इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा बने हुए हैं। रालोद इनकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्पेशली बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, हाथरस इन सब जिलों में अपना वर्चस्व जाटों के बीच बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव, एक और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 1991 में ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो इनको प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बनाती हैं।
पीवी नरसिम्हा राव जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं, अपने वित्त मंत्री के पद पर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को बिठाते हैं और ये दोनों आदमी राव और मनमोहन मिलकर देश में एक नई आर्थिक सुधार लागू करते हैं या देश को एक नए दिशा की ओर ले जाते हैं। क्योंकि 1991 का साल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था। एक बार फिर से इंडिया पूरी तरीके से मंदी की गिरफ्त में आ गई थी। दोबारा से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बिल्कुल डेफिसिट में हो चुका था। हमारे पास बिल्कुल फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम दोबारा गुलाम बनने की कंडीशन में थे। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की ये जो जोड़ी थी, इन्होंने नए आर्थिक सुधार 24 जुलाई 1991 को घोषित किए और इसमें 3 करिश्माई वर्ड यूज किया था मनमोहन सिंह ने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं तीनों के तहत आज जो इंडिया इतना पावरफुल कंट्री पूरी दुनिया के सामने बनकर खड़ा हुआ, उसकी जो नींव रखी गई थी 1999 में, इसी प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी आर्थिक सुधारों के रूप में। तो इनको भी यहाँ पे भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कहे जाते हैं। वैसे हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा किया गया था। तो हरित क्रांति शुरू करने वाला देश मैक्सिको था और पूरी दुनिया में हरित क्रांति को पॉपुलर जिसने किया था उसका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। उसके बाद हरित क्रांति की धमक भारत तक पहुंची और भारत में इसको धरातल स्तर पे पहचान दिलाया, इसको सक्सेसफुल बनाया एम.एस. स्वामीनाथन ने। एम.एस. स्वामीनाथन कृषि विज्ञान में एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी बहुत सारी सिफारिशें हैं हमारे सरकार इनकी कमीशन की, जो सरकार समय समय पर लागू करती रहती है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं और इस पिछले साल 2023 में इनकी मौत हुई है। तो इनको भी यहाँ पर भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर एक बड़ा नाम बच्चों याद रखिएगा, बिहार के पिछड़ी जाति से आने वाले नेता और इनका बचपन जो था पूरी तरीके से गरीबी में बीता था। ये बकरी, एक समय ऐसा था जब ये बकरी चराते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बकरी चराने वाला एक आदमी एक दिन बिहार की राजनीति में अपना परचम लहराएगा और बिहार के जो सिंहासन है मुख्यमंत्री का उस पर बैठेगा। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम बनते हैं। बिहार में जो पिछड़े दलित ये लोग हैं उनके लिए काफी काम करते हैं और इनका नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। इनको जननायक कहा जाता था बच्चों, याद रखिएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। इनका निक नेम होता था जननायक। एक होता है लोकनायक, कभी कभी पूछता है लोकनायक किसको कहते थे, तो लोकनायक याद रखना जयप्रकाश नारायण। ये जो जेपी थे, इंदिरा गांधी के आपातकाल में पूरी भारत को एक किया था, ये भी बिहार के दिग्गज लीडर थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उसी बिहार के दिग्गज लीडर कर्पूरी ठाकुर जननायक थे और अपने पास एक लोकमान्य भी थे। लोकमान्य कौन थे बच्चों, वो सबको पता है, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। तो ये इनके निकनेम उपाधियां होती थी, जैसे गांधी को महात्मा कहते थे, नेहरू को चाचा कहते थे या पटेल को सरदार कहते थे। ऐसे ही यहाँ पर कर्पूरी को जननायक, जेपी को लोकनायक और तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज के डिस्कशन का अगला जो क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को कहां पर चलाया है। तो बच्चों यहां पर देखना, फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच जो समुंदर है, सीमा साझा करता है जो समुंदर दोनों के बाउंड्री लाइन पर, वो है अरब सागर। अरब सागर के किनारे पाकिस्तान का फेमस बंदरगाह कराची है और भारत के बहुत सारे बंदरगाह अरब सागर पर हैं, जैसे कांडला है, मुंबई है, मार्मुगोवा है, न्यू मैंगलोर है, कोचीन है। तो इन सारे बंदरगाहों से लगातार ट्रेड होते हैं। पाकिस्तान के कुछ नागरिक अरब सागर में गए और वहीं पर सोमालिया एक देश है अफ्रीका का, बहुत खतरनाक देश है। यहाँ के जो लुटेरे होते हैं, समुद्री लुटेरे, वो पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं अपने अत्याचारों के लिए। तो इनके नजर इन पाकिस्तान के 23 नागरिकों पे पड़ी और इन लोगों ने इनको अपना जो है कि चंगुल में फंसा लिया। फिर इनको काफी वहां पे दिक्कत होने लगी, जान माल की
संभावना बन गई थी। फिर इंडियन नेवी की नजर इस पर पड़ती है और फिर इंडियन नेवी इनको यहां पर बचाते हैं। यहां पर देख लीजिएगा, इस ऑपरेशन ने भारतीय नौसेना की सामरिक विशेषज्ञता और रणनीतिक समन्वय को प्रदर्शित किया, जिससे समुद्री डाकुओं के साथ बातचीत हुई और बाद में उन्होंने बिना किसी हिंसा के आत्मसमर्पण कर दिया। बच्चों याद रखिएगा, यह घटना समुद्री डकैती से निपटने और क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में भारतीय नौसेना की एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक है। बचाव अभियान से पहले 28 मार्च को ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर 786 से जुड़ी संभावित समुद्री डकैती की घटना के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर दो भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाज को रोकने के लिए उन्हें अरब सागर में अपने समुद्री सुरक्षा अभियानों से हटा दिया था। यह घटना सोकोत्रा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में घटी है। तो इतनी सारी डिटेल से जो सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के नागरिकों को हमारी इंडियन नेवी ने बचाया है किन लुटेरों से? सोमालिया के लुटेरों से। और कहां पर बचाया है? अरब सागर में। और इन नागरिकों ने पाकिस्तान के हमारे भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, हमारी इंडियन नेवी को धन्यवाद कहा है और इसके लिए वो काफी कृतज्ञ है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तेजस MK-1A हालिया अपनी पहली उड़ान का क्या महत्व है? तो बच्चों 28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरी है। इसका मुख्य परीक्षण पायलट ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल द्वारा संचालित उड़ान हुई है और ये 18 मिनट में पूरी की गई है। यह उपलब्धि भारत के स्वदेशी एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के बावजूद समवर्ती डिजाइन और विकास की क्षमता को प्रदर्शित करती है। अगला बच्चों इसके बारे में समझना कि तेजस MK-1A के अनुबंध पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए, जो उन्नत स्वदेशी लड़ाकू विमान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तेजस MK-1A में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार, उन्नत लड़ाकू क्षमताएं, बेहतर रखरखाव सुविधाएं और मजबूत संचार प्रणाली शामिल है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स मांग को पूरा करने के लिए HAL, बच्चों यहाँ पे HAL याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उत्पादन लाइनें स्थापित करने के साथ तेजस MK-1A को जल्द शामिल करने की उम्मीद कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे यहां जो भी एरोनॉटिक्स रेडी किए जाते हैं स्पेशली HAL के द्वारा किए जाते हैं, जिसको हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा अगला जो प्रश्न है, ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है? अभी रिसेंटली पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया गया है। तो ये गुड फ्राइडे का क्या मतलब है? यीशु के जन्म का उत्सव होता है, यीशु के क्रूज पर चढ़ाने का स्मरणोत्सव होता है, या अंतिम भोज का पालन या पुनरुत्थान की मान्यता होती है। तो बच्चों इसका मतलब आप ये समझिएगा, इसका जो मतलब होता है यीशु को क्रूज पे चढ़ाने का स्मरणोत्सव। ईसाई धर्म से पहले जो यहूदी धर्म था, यहूदी धर्म के लोगों ने ईसाई को या ईसा मसीह को उस पे क्रूज पे चढ़ा दिया था। 29 मार्च 2024 को मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे ईसाई कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को चिन्हित करता है और इसकी विशेषता गंभीर चर्च सेवाएं, उपवास और चिंतन है। चूंकि इस दिन यीशु भगवान को चढ़ाया गया था क्रूज पे, तो थोड़ा दुखदाई दिन है, इसीलिए दुनिया भर में ईसाई इस दिन को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं, ईसा मसीह के क्रूज पर चढ़ने को याद करते हैं। 29 मार्च 2024 को मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे ईसाई कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है। गुड फ्राइडे दुनिया भर के ईसाइयों के लिए शोक और चिंतन का दिन है। यह यीशु मसीह के बलिदान और क्रूज पर उनके कष्ट को याद करता है।
तो बच्चों याद रखिएगा गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने शपथ लिया, याद रखिएगा। ये जो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, लोकपाल हमारे यहाँ एक ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लागू करने के लिए बनाई गई है। लोकपाल के अभी करंट में जो अध्यक्ष हैं खानविलकर हैं, लोक न्यायमूर्ति खानविलकर, और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसके न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। देखिए अभी जस्ट इसी की हम बात कर रहे थे। तो भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। तो याद रखिएगा यहां पर अगर न्यायिक मेंबर पूछेगा तो आपको बता कराना है ऋतुराज अवस्थी, और अध्यक्ष पूछेगा तो A.M. खानविलकर। यहां पर देख लेना, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। जब यह शपथ न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर ने दिलाया जो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष है। उसी दिन पंकज कुमार और अजय तिर्की ने भी लोकपाल के सदस्य के रूप में शपथ ली है। ये नियुक्तियां मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 26 मार्च 2024 को पूरा होने के कारण की गई हैं। अभी इसके पहले जो भी सदस्य थे वो यहां पर जो है कि अपना कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, इसलिए इनको नियुक्त किया गया है। लोकपाल में शामिल होने से पहले न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। पंकज कुमार गुजरात के। तो ये कुछ उन लोगों के बारे में डिटेल में है। आप दो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा। एक क्वेश्चन याद रखना है कि लोकपाल का अध्यक्ष कौन है, खानविलकर, और लोकपाल के न्यायिक सदस्य कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी है। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सदानंद वसंत तिथि को इसका जो है कि वो नियुक्त किया गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ डिटेल आप देख लो। जैसे वरिष्ठ IPS अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के भारतीय पुलिस अधिकारी दाते वर्तमान में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है उसके प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए ATS एक स्पेशल टास्क फोर्स या एक स्पेशल फोर्स गठित किया गया था एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के रूप में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने 31 दिसंबर 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए डेट की नियुक्ति मंजूरी दे दी है। तो ये जो सदानंद वसंत दाते बने हैं NIA के अध्यक्ष, ये 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एक चीज और यहीं पे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आनंद वर्तमान में CISF के विशेष महानिदेशक के रूप में बने हुए थे। तो ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं यहां पर, इनको आप याद रखिएगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, देखो जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष बने हैं बच्चों, यहाँ पर जिसकी बात हो रही थी BPRND की, तो राजीव कुमार शर्मा। ये राजीव कुमार जो शर्मा है, इनको यहाँ पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसकी भी अभी बात हम लोग देखो यहाँ पर किए थे। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का जो अध्यक्ष है पीयूष आनंद को, तो यहाँ पे पीयूष आनंद इसके अध्यक्ष बने हैं। तो ये तीन बड़ी नियुक्तियां आपको याद रखनी है, एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दूसरी NDRF और तीसरी BPRND। ये तीनों बच्चों याद कर लीजिएगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारतीय निर्वाचन आयोग के ऐप का क्या नाम है। तो बच्चों उसका नाम है सी विजिल।
सी विजिल ऐप का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि भारत में जो आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए तो आप कौन से आचरण कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा जो व्यवधान होता है उसी को आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और उसके अनुसार अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो सी विजिल ऐप पे की जा सकती है। हुरन, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब पुनः किसको मिला है? तो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति जो है एलन मस्क है। एलन मस्क इस समय पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क। और भारत की तरफ से जो सबसे अमीर आदमी है वो लगातार मुकेश अंबानी बने हुए हैं। तो ये दो नाम याद रखना। इस समय पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी प्रॉपर्टी के मामले में एलन मस्क हैं। और अगर आपसे बात की जाए भारत में तो वो मुकेश अंबानी। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा कि मुंबई शहर ने अभी क्या किया है कि बीजिंग को पछाड़ दिया है। और यहां पे ये ध्यान देना, भारत ने अपनी अरबपति आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 271 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पे तीसरे स्थान पर 84 व्यक्तियों की वृद्धि हुई और मुंबई पहली बार एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया है। तो अभी पूरे एशिया में अगर सबसे ज्यादा अरबपतियों को देखा जाए तो वो कहां पर है? वो मुंबई में है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्टीमोर मेरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढहने का क्या कारण था? तो बच्चों मार्च 2024 बाल्टीमोर मेरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का सबसे बड़ा जो कारण था एक मालवाहक जहाज की टक्कर। तो यहां पे आप याद रखना कि जो बाल्टीमोर था वहां पर एक ब्रिज था और उस ब्रिज में मालवाहक जहाज ने टक्कर मार दी और वहां से वो जो ब्रिज था वो पट्स्को नदी, एक नदी है वहां पे पट्स्को, इसमें गिर गई और इससे काफी ज्यादा जो है कि वहां पे समस्याएं हुई। हाँ, 6 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सबसे बड़े नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार या सबसे ऊंचा जो नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा दिया गया है? तो पहले तो आप ये जान लो कि भूटान का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है उसका नाम होता है बच्चों ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ये भूटान का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार है। जैसे हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, ऐसे ही भूटान का जो सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार होता है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। और अभी रिसेंटली भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया है। तो यहां पर याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा दिया गया, तो ड्रुक ग्याल्पो का आदेश या ऑर्डर ऑफ, इसको आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो। भूटान के बारे में याद रखना, भूटान हमारा एक हिमालयन पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है और भूटान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो कभी भी जीडीपी के पीछे नहीं भागता। ये अपने नागरिकों के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनी विकास की मेजरमेंट पैमाने पे मानता है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत के रूप में मनाया जाता है? तो ये तारीख तो हर बच्चे को याद होना चाहिए, 23 मार्च 1931 को। बच्चों ये तारीख याद रखना, 23 मार्च 1931 जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। इसके साथ अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV रिसाइकिल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? अभी इसरो जो है कि बहुत सारे लॉन्च व्हीकल विकसित किया हुआ है जिसमें PSLV काफी इंपॉर्टेंट है, GSLV इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल एक नया इन्होंने
लॉन्च व्हीकल निकाल दिया है जिसका नाम है RLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जियो सिंक्रोनिकल लॉन्च व्हीकल होते हैं, और ये रिसाइकलिंग लॉन्च व्हीकल्स। रिसाइकलिंग लॉन्च व्हीकल्स का मतलब होता है इन लॉन्च व्हीकल्स को हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम पूछा गया है कि इसका नाम क्या है, तो बच्चों याद रखिएगा इसका जो नाम रखा गया है पुष्पक। तो 22 मार्च 2024 को इसरो ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट में RLV पुष्पक, तो पुष्पक नाम आपको याद रखना है। पुष्पक नाम हमारे इतिहास के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और पुष्पक विमान का बार बार जिक्र होता है हमारे इतिहास में, उसी पुष्पक के नाम पे हम लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है। यहां पर भी देखो वही क्वेश्चन था कि एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज ATR कहां स्थित है, जहां पे RLV का परीक्षण किया गया। तो थोड़ी देर पहले हमने इसकी भी चर्चा की थी कि ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, बच्चों याद रखना। तो बेंगलुरु कर्नाटक में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR, जहां पर इसरो ने अपनी पहली RLV का मतलब रिसाइकलिंग लॉन्चिंग व्हीकल्स को टेस्ट किया है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च को लेबनान में WTT फीडर बेरूट टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बच्चों इसका आंसर है साथियान ज्ञानशेखरन। 21 मार्च 2024 को लेबनान में जो टूर्नामेंट हुआ उसके विजेता यही थे। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गृह सचिव मतलब होम सेक्रेटरी, तो होम सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो होम सेक्रेटरी बने हैं वो दीपक कुमार, मार्च 2022 में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विशेष की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसमें याद रखिएगा किरण रिजिजू, जो बीजेपी के दिग्गज लीडर हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है। इसके बाद बच्चों हमारा एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, किस घटना ने संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया? तो किस घटना ने संसद की सुरक्षा और CISF की तैनाती के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है? तो पहले तो आप ये जान लो कि संसद की सुरक्षा में CISF को लगाया गया है, और यहाँ पे कौन सी यहाँ पे फिलहाल घटना हुई है जिसके कारण पूरा का पूरा बहस छिड़ गया कि संसद की सुरक्षा खतरे में है और इन जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं इनसे इसकी सुरक्षा नहीं हो सकती, इस पर बहस हो रही है। इसमें क्या हुआ था? दस्तावेजों की क्या कुछ चोरी हुई थी? शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन था? संपत्ति की बर्बरता थी? या नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना था? तो बच्चों आपको पता है कि जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो कुछ लोग सुरक्षा के प्रोटोकॉलों को तोड़कर संसद भवन में घुस गए थे, नए संसद भवन में, और खूब जमकर वहां पे नारेबाजी किया था। तो उसी को यहां पर आप देखना, इसका जो आंसर है कि शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था, और उसी से इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है कि जो संसद की सुरक्षा है वो खतरे में, और CISF की तैनाती को दोबारा से सोचा जाए। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो हॉकी टीम हमारी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया, और इसमें याद रखिएगा कि 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम हॉकी वाले जाएंगे, और जिसमें हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन रहेंगे और हार्दिक सिंह को उपकप्तान बनाया गया है। तो इंडिया का अपकमिंग जो टूर है हॉकी टीम का वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस में भारत के अगले राजदूत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो 1992 बैच के IFS अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का अगला
एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो राजदूत होते हैं एम्बेसीज में, जो सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है वहां पर, वो विनय कुमार बने हैं। रूस के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, तो वहां पर अच्छे अधिकारी भी जाते हैं। विनय कुमार 92 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इसके पहले वह म्यांमार में भी भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके थे। उनको काफी समझ है विदेश मामलों की, मंत्रालय की, तो इसलिए उनको वहां पे नियुक्त किया गया है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम, एक नया ये बिल्डिंग बनी है भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। यहाँ पे स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया था। और इस स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? तो याद रखना, निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना। जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बीच आपसी नेटवर्क बढ़िया हो, दोनों मिलजुल कर अच्छे से काम करें, उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ आयोजित किया गया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था भारत मंडपम में बच्चों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बच्चों रूस का राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प होता है। रूस में हर 6 साल पे राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। जैसे अमेरिका में 4 वर्षों पे होता है, भारत में 5 वर्षों पे होता है, लेकिन रसिया में जो है कि 6 वर्षों में होता है। और ये जो व्यक्ति चुनाव जीता है, ये ऑलरेडी लगातार 4 बार से रूस का राष्ट्रपति था। यानी इसने लगातार सफलतापूर्वक 24 साल का राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा कर लिया था। इस बार उसको जो कार्यकाल मिला है वो उसका 5वां कार्यकाल है। यानी कि अगर ये कार्यकाल वो पूरा करेगा तो 30 साल तक एक देश का राष्ट्रपति बना रहेगा, और उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो रसिया के इस बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन एक तरफा जीत हासिल किए और लगातार, यहां पे याद रखिएगा, 5वां कार्यकाल हासिल किए हैं। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा एक प्रसिद्ध लेखिका हैं हिंदी की, और इनको सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। यहां पर याद रखिएगा, प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा, सॉरी यहां पे याद रखना, वो हिंदी भाषा संबंधित नहीं थी, मलयालम भाषा से संबंधित थी। और मलयालम भाषा में कविता कृति रौद्र सात्विकम और 2013 से 22 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो प्रभा वर्मा केरला से बिलोंग करती हैं और मलयालम भाषा से संबंधित हैं। बच्चों आज का जो आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का, यह है कि प्रभा वर्मा के किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो उनका जो उपन्यास था रौद्र सात्विकम, और ये जो रौद्र सात्विकम है ये मलयालम भाषा में लिखी गई है, और इस मलयालम भाषा पर ही इनको विशेष काम करने के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार सरस्वती सम्मान दिया गया है। बच्चों आज की जो ये वीडियो हम लोगों ने बनाई है, इसमें मार्च के पार्ट 1 करंट अफेयर्स की बात की गई। इसमें 30 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात की गई है। आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख लेना, और जहां पर आपको लगे उनको नोट कर लेना। इसकी दूसरी श्रृंखला बहुत जल्द लेकर हम लोग फिर आ रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।